सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए हम लोग जो है ऊर्जा बेसल उपाचय यानी कि एनर्जी और बेसल मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उस पर आधारित जो है हम लोग आज प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों को 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर में अटेंड करेंगे सारे क्वेश्चनों को। अच्छा, उससे पहले और बता दूं कि जिन बहनों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, और वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा रहे हैं, आप करा देंगे। ठीक है, तो जिनको चाहिए वो कृपया करके क्या करें, जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक जो है मैं देना चालू कर दिया हूँ, वीडियोज में 4-5 वीडियोस दे रहा हूँ, इसमें भी दे दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे, मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर के आकारिक संरचना के लिए, बिल्कुल शरीर की संरचना के लिए बिना ऊर्जा के कहाँ से हो पाएगा संरचना। ठीक है, ऊर्जा चाहिए। शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए, बिल्कुल जो शरीर के अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे शरीर से बाहर या शरीर के बाहर गतिविधियाँ करते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, कम ऊर्जा होगा तो कुपोषण हो जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा होगा तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं। चलिए, मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता शरीर के आकार, शारीरिक संरचना और लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य के अनुरूप आवश्यक और वांछनीय शारीरिक गतिविधि के लिए स्तर को बनाए रखने के लिए क्या है, होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट में हम लोग काफ़ी अच्छे से 2 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। एक ऊर्जा का अलग वीडियो बनाया हूँ, बेसल उपाचय का अलग वीडियो बनाया हूँ, जाके देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को अटेंड करिए, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, किससे किससे हमें ऊर्जा मिलती है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, थोड़ी कम मात्रा में मिलती है लेकिन मिलती है। ठीक है, ये क्या है, इससे जो है ये क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के चयापचय और शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा भोजन और उसके सूक्ष्म पोषण घटकों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, इन तीनों से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इन तीनों स्रोतों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब ध्यान देखिए, ऐसे तथ्य तो आते हैं लेकिन आदमी जो है कभी कभी क्या होता है, सही की जगह क्या लिखा था, औसत लिखा जाता है। आदमी वहीं कर जाता है गलती, जल्दीबाजी के चक्कर में, सही विकल्प के चक्कर में कहीं कहीं कभी कभी असत्य विकल्प कौन सा है भी लिखा जाता है, और जल्दीबाजी के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है गलत। तो इस तरह से आपको जो है सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट के आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के आहार के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है लेकिन सीमित मात्रा में, बिल्कुल इसे बता चुके हैं कि प्रोटीन से थोड़ा सीमित मात्रा में ऊर्जा मिलता है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बता चुके हैं कि 9 कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा से मिलता है। इसमें दिया भी हुआ है कि वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसमें भी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा यानी कि 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन आहार की ऊर्जा का सीमित स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेंड करते हैं। कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? देखिए, एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, एक माह में एक व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, कि 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊर्जा व्यय, कुल ऊर्जा व्यय कहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा औसतन 24 घंटे की अवधि में खर्च की गई ऊर्जा
कुल ऊर्जा व्यय कहलाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इनसे एक बार दो बार हो के नहीं गुजरे, कम से कम किसी भी वीडियो को आप दो बार देखिए कृपया करके, 60 नोट्स जरूर बनाइए, पेन कापी जरूर चलाइए। देखिए आपको लगेगा एक PDF में पढ़ लूँगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते वक्त ही अगर 60 नोट्स बनाते हैं ना, तो इतना आपको फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा मैं क्या बताऊँ। ठीक है, लेकिन चलिए देखिए, अध्यापक कहता है करने के लिए, लेकिन जो बच्चे करते हैं वही सक्सेस होते हैं, एक बार जान लीजिए। ठीक है, अध्यापक कहते कहते मर जाता है कि बेटा ये करो करो करो, लेकिन कुछ बच्चे ही करते हैं। ठीक है, वही बात है अर्जुन वाली कि भाई पात्रता को बढ़ाओ, अपनी पात्रता को बढ़ाओ, तभी जो है ज्ञान का लेवल आपका बढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे। ऊर्जा संतुलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऊर्जा संतुलन से क्या तात्पर्य है। देखिए, संतुलित आहार की उपलब्धता, आहार ऊर्जा के अत्यधिक सेवन, आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा का व्यय का बराबर होना, ऊर्जा व्यय की अधिकता। ठीक है, ध्यान सुनिए, देखिए ऊर्जा संतुलन दिख रहा है, ऊर्जा संतुलन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा व्यय का बराबर होना। ठीक है, ऊर्जा संतुलन का तब प्राप्त होता है जब आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा व्यय के बराबर होता है। देखिए ध्यान रखिए, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, एक मिनट, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, जो भी है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, और ये जितनी, मान लीजिए कि जितने ऊर्जा ले रहा है, इनटेक कर रहा है, और उसके बराबर जो है ये शारीरिक काम करके, कार्य करके, या उसके अंदर जो आंतरिक अनैच्छिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे फेफड़े का काम, दिमाग का काम, पाचन क्रिया का काम, मांसपेशियों का काम, या अनैच्छिक क्रिया आप नहीं चाहते तो भी ये काम होता रहता है। ठीक है, आप चाहेंगे अरे हमारा धड़कन रुक जाए तो रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो धड़कता रहेगा। ठीक है, दिमाग अपना काम नहीं छोड़ता है, तो ये क्या अनैच्छिक काम है जो ना चाहते हुए काम होते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब कामों में अगर उसका जितना वो ऊर्जा ले रहा है उतना ऊर्जा खर्च हो जाती है, या कोई गतिविधि करके, एक्सरसाइज करके, या कोई मेहनत वाला काम करके, या दिमागी काम करके कैसे भी खर्च कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे कि वह जो है ऊर्जा संतुलन हो गया है। ठीक है, ऊर्जा संतुलन को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऊर्जा संतुलन बराबर नहीं होता है, ऊर्जा मान सेवन अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य जो है, जो आपका कुल ऊर्जा व्यय से, तो आपकी मोटापा हो जाएगा। और ऊर्जा अगर कम है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप जो है बहुत थीन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको कुपोषण भी हो जाए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 6 पे। ठीक है, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए क्या कहते हैं, शारीरिक स्थिरता की अवस्था, संतुलित आहार की अवस्था, शारीरिक समानता की अवस्था, या स्थिर अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, देखिए जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है स्थिर अवस्था। जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति को स्थिर अवस्था में माना जाता है। देखिए इसी को कहते हैं फिट शरीर, मतलब जितना आप इनटेक कर रहे हैं उतना एनर्जी को आप लूज कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो है शरीर फिट है, एकदम जो है कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्थिर अवस्था में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे, 7 पे आते हैं। अब देखिए ऊर्जा सेवन को अनुशंसित स्तर कहलाता है। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है क्या, ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का वह स्तर जो एक परिवार के लिए आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर मतलब क्या होता है, एक तरह से अनुशासित स्तर। सोचिए एक अनुशासित स्तर क्या है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन। ठीक है, मतलब कि रोज रोज जो है आप दैनिक स्तर पे अच्छे ऊर्जा का सेवन करिए। ठीक है, हर तरह का भोजन को लीजिए और उसी हिसाब से अपने कार्य को क्या करिए, जितना आपका कार्य है, जैसा कार्य है उस हिसाब से जो है भोजन को इंटेक करिए, लीजिए। ठीक है, खाना खाइए। ये नहीं कि आपका काम जो है कम है, भोजन को दबा खा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, या काम ज़्यादा है और भोजन कम ले रहे हैं तो ऊर्जा कम मिलेगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा आवश्यकताओं और सेवन के अनुशंसित स्तर को दैनिक औसत के रूप में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर है उसको दैनिक स्तर पर, मतलब कि रोजाना स्तर पे मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी,
माने कि बी और सी। समूह में सभी व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समूह में सभी व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि होती है जो समूह में व्यवहारिक रूप से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है या उससे अधिक होती है। अनुशंसित स्तर क्या होता है कि जो है सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए या हल्का अधिक भी हो, क्या हो, अधिक भी हो। ठीक है, तो ये हम सब ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट जो है बहुत ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं। और खास तौर से ये की वर्ड्स अनुशंसित स्तर, ठीक है, स्थिर अवस्था, ये सब जो है पॉइंट अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बार बार रिवाइज नहीं होगा, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे इनकी, तो आप पीडीएफ जो है भले पढ़ लेंगे, कई बार पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगी, आसानी होगी। हमें कंपटीशन में किससे डर लगता है? कंपटीशन में उससे डर नहीं लगता जो 100 बुक को एक एक बार पढ़ा हो। जो एक बुक को 100 बार पढ़ा हो उससे डरना चाहिए, उस खिलाड़ी से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी तगड़ा है, उसने काफ़ी अभ्यास किया है। एक बुक को 100 बार पढ़िए, न कि 100 बुक को एक एक बार पढ़िए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ऊपर कर देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। 9 पे आते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत, ध्यान रखिएगा, प्रमुख स्रोत। ऊर्जा तो सभी देते हैं, ये नहीं देता, जैसे प्रोटीन भी कम देता है, विटामिन भी नहीं देता, खनिज भी लगभग ना के बराबर देता है, विटामिन तो प्रोटीन भी कम देता है। तो मुख्य स्रोत क्या है? डी, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कई बार बता चुके हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मानव शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रमुख रासायनिक तत्व है। ग्लूकोज की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट के टूटने से होता है। ठीक है, कई बार इस चीज़ को हम बता चुके हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये विटामिन और खनिज पदार्थ क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को फिट रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखिए, खाद्य पदार्थ को जो ऊर्जा की मापन किससे होता है? कैलोरी में होता है कि नहीं होता है? कैलोरी में होता है, किलो कैलोरी में होता है, लेकिन उसका सर्वप्रथम किसके द्वारा ये इस शब्द को लाया गया था सर्वप्रथम? तो देखिए, WO एटवायर, लाप्लेस, एंटोनी लेवोइजर, बेंडिक्ट। तो कौन लाया था? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, WO एटवाटर। ठीक है, सर्वप्रथम WO एटवाटर द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? WO एटवाटर द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन के लिए जो कैलोरी शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? WO एटवाटर द्वारा किया गया था। मैं एक एक शब्द को बार बार बोलता हूँ इसलिए कि कम से कम एक बार भी सुन लें, 2-3 बार आपके कानों में चला जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि हमारे जो है, हमारी जो भी हमारी बहनें हैं एकदम हमसे पढ़ें और एकदम वहाँ पे हवा हो जाए। एकदम रगड़ के पढ़िए और थोड़ा 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए, लिखते रहिए। ठीक है, मैं इस बार फोकस कर रहा हूँ, आप समझ जाइए मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लिखने से ज्ञान जो है अचेतन मन में चला जाता है, और जो आप शॉर्ट नोट्स बनाती हैं उस पर बहुत क्विक दिमाग काम करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप, तो आप जो है पूरा सिलेबस 2 दिन के अंदर 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज कर सकती हैं। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स का कमाल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वीक टॉपिक कौन है, हमारा जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है। ठीक है, और वो चीज़ हमको नहीं पता है, क्योंकि सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। किसी का साइंस है, किसी का समाज शास्त्र का बैकग्राउंड है, किसी का बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड। ठीक है, इसी को देखते हैं। बायोलॉजी का तो खैर बैकग्राउंड नहीं होगा क्योंकि आर्ट्स वाला विषय है इसमें। ठीक है, लेकिन उसमें आर्ट्स में भी अनेक सब्जेक्ट हैं, तो इस चीज़ को मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? गैसीय विनिमय के मापन के लिए, उपाचय के मापन हेतु, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, उपयुक्त में से कोई है। देखिए कितने ऑप्शंस नज़दीक हैं। ठीक है, कितने ऑप्शंस क्या हैं? नज़दीक हैं। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा मामला गड़बड़। तो एटवाटर किसने की खोज किए थे? किस शब्द को दिए थे? कैलोरी का दिए थे, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की मापन हेतु, ठीक है, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस में मापते हैं? कैलोरी मापते हैं ना, वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो एटवाटर प्रणाली का प्रयोग खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा की गणना के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के विकास WO एटवाटर ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित है की बात हो रही है। ठीक है,
कौन सुमेलित है की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना दिया हुआ है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब कि 9 किलो कैलोरी देता है पर ग्राम में। क्या वसा सब याद कराएं, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। वसा जो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन जो है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, एल्कोहल जो है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित है भैया डी। और बाकी को आप जो है इस चार्ट से अभी के अभी याद कर लीजिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम में, ठीक है। वसा से मिलता है, ये वाला चार्ट क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है, मतलब कि क्या है, सही है। वो वाला तो क्वेश्चन था, ये सही चार्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वसा से कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन से कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एल्कोहल से कितना मिलता है, 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर चार्ट में ये आता है, इस क्वेश्चन में ये आता है कि सबसे अधिक पर ग्राम किलो कैलोरी किससे अधिक मिलता है, तो ये ध्यान रखिए किससे मिलता है, वसा से मिलता है, ध्यान रखिएगा, वसा, ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो इसको बता चुके हैं, भोज्य पदार्थ है कि सूर्य का प्रकाश है कि ग्लूकोज है कि खनिज तेल है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, वो है सूर्य का प्रकाश। क्यों, क्योंकि देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है उससे क्या होता है, वो हमारे पेड़ पौधों पे पड़ता है, ठीक है, पेड़ पौधों पे पड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि पेड़ है, इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ये अपना खाना बनाते हैं और अपना विकास करते हैं। और इन पर निर्भर कौन है, हम लोग हैं, मानव है, ठीक है, और जानवर भी हैं, ठीक है। अगर ये जिंदा रहते हैं, इनसे ऑक्सीजन भी निकलता है। क्या, इनसे ऑक्सीजन भी निकलता है। क्या, इनसे ऑक्सीजन निकलता है कि नहीं निकलता है, किससे, इन पेड़ों से। तो इन पेड़ों के ऑक्सीजन के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते, और जब सांस नहीं ले सकते तो जीवित कैसे रहेंगे। पहली बात, हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि अनाज खाते हैं। अच्छा, मांस भी कहते हैं, नहीं मांस नहीं खा सकते हैं, मांस कैसे खाएंगे, मांस खाने वाला जो भेड़ बकरी है वो भी तो क्या खाता है, पेड़ पौधा ही खाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि मांस खाने वाला शेर है, वो बकरी को खाता है, तो वो कैसे जिंदा रहेगा अगर बकरी जो है पेड़ पौधा नहीं खाएगी। तो अंत में क्या है कि बिना सूर्य के जो है कोई इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकता। तो जो इसीलिए क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, तो वो है सूर्य का प्रकाश। इस बात ध्यान रखिएगा। हम जिस ऊर्जा का अपने शरीर में प्रयोग करते हैं उसका प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश है। चलिए, हम समझा दिए उसको, और बढ़िया से आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से सत्य कथन की पहचानिए, ठीक है। देखिए, पौधे के हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, पौधे जो है कि हरे पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। वो नीचे से जड़ों से पानी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, उसको मिला क्या बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को देते हैं हमारे लिए। जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य का ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग सूर्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ऊर्जा के लिए, नहीं कर सकते। हम लोग पौधों के द्वारा कर सकते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं, हम लोग पौधों को खा के अपना ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा को जो है कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। पौधे प्रकाश ऊर्जा को प्रयोग अकार्बनिक तत्वों का द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने इस किताब में है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जीव जंतु जो है सीधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सब समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्न में से किस तत्वों की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप दाल चावल रोटी सब्जी तो लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक क्या होता है, रोटी और चावल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, हमको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। हमको प्रोटीन थोड़ा कम भी रहेगा चल जाएगा, सब्जी कम भी रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर दाल पी के और सोचेंगे कि दिन भर जाएँ तो बस की बात नहीं, क्योंकि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी उससे, ठीक है, कम मिलेगी। सब्जी से भी ऊर्जा कम मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, जो हम निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक होनी चाहिए, तो किसका होनी चाहिए। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है, अधिक होती है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम फूड में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी की बात हो रही है। शरीर में भोजन से किन किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। शरीर में भोजन से किन किन क्रियाओं के
के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है। तो पाचन में, अवशोषण में, चयापचय में, उपयुक्त तीनों क्रियाओं में, ठीक है। तीनों क्रियाओं में क्या होती है हमारी, क्या होती है, ऊर्जा जो है खर्च होती है। शरीर में भोजन, पाचन, अवशोषण, चयापचय में के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अपने आप होती रहती हैं और इसमें हमारा ऊर्जा भी खर्च होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है, ठीक है। शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत की बात हो रही है, मतलब कि कम जो है कम ग्राम में सबसे अधिक जो है ऊर्जा किससे मिलती है, ठीक है। इसीलिए उसको संघनित कहा गया। संघनित मतलब कि कम ले, जैसे 1 चम्मच मान लीजिए कि लिया, या 1 ग्राम ले, तो उसमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, तो किससे मिलेगी, एल्कोहल से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक किससे मिलती है, उतने ही सेम वजन में तो वसा से मिलती है। शरीर के लिए वसा ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, वसा से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और एल्कोहल से 7 किलो कैलोरी पर ग्राम निकलती है ऊर्जा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित रहती है, ध्यान रखिएगा कि जो शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित होती है, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, वसा के उत्तक। तो किसमें होते हैं, वसा के उत्तक में होते हैं। शरीर में वसा के अतिरिक्त मात्रा कहाँ होती है, वसा, देखिए जो तभी जो क्या होता है, वसा के उत्तक जो हमारा पेट के अगल बगल होता है, ठीक है, थाई पे होता है, फिर से बट पे होता है, बाँह पे होने लगता है। ये सब जो है वहाँ पे क्या होते हैं, वो जो है वसा के उत्तक होते हैं, वहीं पे क्या होने लगता है, संचित होने लगता है क्या, वसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तक क्या होता है, उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। ऊर्जा मतलब कि विमुक्त होती है, इसके लिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कहा है कि अंततः ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो बार बार बता चुके हैं कि ऊर्जा का जो नापने का वो क्या था, एटीपी था, पैकेट, ठीक है, याद करिएगा, वो था मुद्रा, ठीक है। तो एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म में बताए थे, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। भोजन में उपस्थित ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति एटीपी के रूप में विमुक्त होता है। अब देखिए ये C12H6O6 क्या है, ये ग्लूकोज है, इसका फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण हो रहा है, बता चुके हैं कहाँ होता है, सेल्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, वाटर निकलता ही है, और एटीपी मतलब क्या है, ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 20 पे आते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख तत्वों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या छांटना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ असत्य कथन छांटना है। सत्य के चक्कर में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए पूरे ऑप्शंस को, पूरे क्वेश्चंस को दिमाग को खोल के पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ रखना है, ठीक है। एल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ये क्या है, ये गलत है, ये तो सही है। जल, रेशा, विटामिन एवं खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। जल से, रेशा से, विटामिन से, खनिज लवण से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, नहीं मिलता है। तो आपको क्या ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। तो असत्य कौन सा है इसमें बताइए, असत्य केवल 2 है, तो केवल 2 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। किससे होती है ऊर्जा की प्राप्ति, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। एल्कोहल से भी कुछ मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जल, रेशा, विटामिन और खनिज लवण शरीर के उपाचय में सहयोगी होते हैं, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए कथन 2 असत्य है, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि पूछा है क्या, असत्य। चलिए कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ आते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आप हेल्प करिए, क्या करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बस इतना सा कहना है। क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, वही जो आप नहीं चाहते हुए आपकी हो रही है, जैसे दिमाग का चलना, हार्ट बीट का चलना, मसल्स का काम होना, उसमें जो है ब्लड का बहना, ठीक है, और किडनी का वर्क करना, ठीक है। ये सब सारे काम क्या हो रहे हैं, सब काम हो रहा है, ठीक है। ये अनैच्छिक कार्य है, तथा शरीर के ताप नियमित हेतु
आवश्यकता ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है। क्या कहता है, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। आधारीय चयापचय दर, संतुलित ऊर्जा व्यय दर, अनुशंसित ऊर्जा व्यय दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, आधारीय चयापचय दर। ठीक है, तो पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। इस चीज़ को पूरे चैप्टर ही था। ठीक है, कौन सा, बेसल मेटाबॉलिज्म वाला, यानी कि बेसल उपापचय वाला। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।